अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक। ठीक है, देखो इस टॉपिक में अपना लेना देना तीन टाइप के कंपाउंड्स के साथ होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बहुत सारे बच्चे एंटी और नॉन में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो दोनों एक ही बात होनी चाहिए, पर देखो इसको ऐसे समझो, अगर एरोमेटिक धूप है तो एंटी, एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, तो ये छांव है, और ये क्या है, ना धूप ना छांव, नॉन मतलब नहीं, तो ये ना धूप है ना छांव है। ठीक है, ये धूप ये छांव और ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए दो पेपर पास करने पड़ते हैं, सेम ऐसे ही किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी दो पेपर पास करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ये पेपर में फेल हो गया या अगर कोई कंपाउंड इन पेपरों में फेल हो गया तो वो आके गिरेंगे कहां पे, नन ऑफ द अबव मतलब नॉन एरोमेटिक में। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो एरोमेटिक के कौन से दो पेपर हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हकल्स रूल। ठीक है ना, कंपाउंड में क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या लफड़ा है ये भी पूरा क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और प्लस ये क्या है, Cr क्या है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस होनी चाहिए। ठीक है, दोनों पेपर में ये पास होना चाहिए, तब जाके कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा। और एंटी एरोमेटिक का क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4n+2 और इसमें 4n प्लस कंटिन्यूअस रेजोनेंस इसकी जैसे, तब जाके कोई कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, और इनमें कोई फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो अगर मैं 4n+2 और 4n को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखो सिंपली क्या किया, n की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर 2 आ जाएगा, 1 रख दो तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही n की वैल्यू चेंज करते जाओ। और ये किसके लिए था, 4n+2 एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और 4n वही n की वैल्यू चेंज करते जाओ, और ये किसके लिए था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि एग्जाम में हम बार बार ये नहीं करेंगे 4n+2, सीधा ये थोड़ा सा आइडिया याद रखेंगे, 2 6 10 14 और ये 0 4 8 12 16। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, ये कैसे काउंट करने हैं, देखो इसका क्लियर कट मेथड बता देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी। देखो कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है, कोई भी कंपाउंड दिया गया है, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सिंपल ये फ्लो याद रखना है, देखो कोई भी डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है। देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। कोई भी माइनस चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है, इस प्लस चार्ज की जगह अगर माइनस चार्ज होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता। कोई भी लोन पेयर होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 0 काउंट होंगे। क्लियर बात है? 2 2 2 पॉजिटिव चार्ज का 0 याद रखना है। ठीक है, क्लियर बात है? अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो ये कंपाउंड आपके सामने रख दिया, बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलना है, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 2 पेपर पास करने पड़ते हैं। तो पहले इसको पहला पेपर देखते हैं, ये पास करेगा कि नहीं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो हमने बात की थी कि डबल बॉन्ड कितने देके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज कितने देके जाएगा, 0। तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देख लो ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो 2 ये फॉलो कर रहा है एरोमेटिक वाले को, मतलब इसने ये पहला पेपर पास कर लिया। अब दूसरा पेपर है कंटिन्यूअस रेजोनेंस। देखो कंटिन्यूअस रेजोनेंस क्या होती है, ट्रेन चलानी है, सिंपली क्या करना है, ट्रेन चलानी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस ट्रेन को याद रखना है। अब इस ट्रेन में एक खास बात है, देखो जहां भी आपको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिखे उसको ये ट्रेन चलाते हुए उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब देखो इसमें देखते हैं हम ट्रेन चल रही है कि नहीं। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ट्रेन चल रही है, मतलब इसमें Cr यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इसने पहला पेपर भी पास किया, दूसरा पेपर भी पास किया, तो ये कंपाउंड हो जाएगा
एरोमेटिक। क्लियर बात है। अब देखो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले एरोमेटिक के लिए क्या, ये पहला पेपर देखते हैं ये पास कर रहा है कि नहीं, कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, पता है ना कहां से पता चला, हमें इससे पता चला। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है। और माइनस चार्ज भी कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देता है। तो टोटल कितने हो गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से देख लो किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक वाले को। मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अब एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। एंटी एरोमेटिक का इसने पहला पेपर पास कर लिया, दूसरा पेपर है सीआर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस। और मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिखे उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब ट्रेन चला के देखते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ट्रेन चल रही है, सीआर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड हुआ एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसने एंटी एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर लिए। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। पहला टेस्ट कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, माइनस चार्ज देगा 2, मतलब टोटल कितने हुए, 6। तो देखो एरोमेटिक के लिए 6 यहां पे आ रहा है, मतलब इसने एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया। दूसरा पेपर है सीआर यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस। और मैंने बोला था पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो सीआर देखते हुए। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब इसमें सीआर प्रेजेंट है, मतलब इसने एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर लिए। तो ये कंपाउंड है एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सिंपल वही बेसिक स्टेप से चलना है। पहला टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है। अब देखो टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देख लेते हैं इसने किसको फॉलो किया, इसने फॉलो किया एंटी एरोमेटिक वाले को। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। एंटी एरोमेटिक चेक कर लेते हैं। अब क्या चेक करना है, एंटी एरोमेटिक के लिए इसने पहला पेपर पास कर लिया, दूसरा है सीआर। और सीआर के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये सीआर शो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो एक और कंपाउंड है, देखो इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है अपना, सिंपली पहला पेपर देखते हैं, 4n+2 किसको फॉलो कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, टोटल हुए 6। टोटल 6 मतलब ये एरोमेटिक का पहला पेपर, एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर गया। दूसरा है सीआर। सीआर देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सीआर भी प्रेजेंट है, मतलब ये एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर गया। और एग्जांपल देखते हैं, खूब क्वेश्चन करेंगे। देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, अब इसको बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, और पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, 0 0। यहां पे गलती होगी, नेगेटिव देता है 2, पॉजिटिव देता है 0। ठीक है, क्लियर है। तो इसने कितने हैं टोटल, 6। तो इसने एरोमेटिक का पहला पेपर तो पास कर लिया। ठीक है ना, क्लियर है ना, 6 है, मतलब ये एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर गया। दूसरा पेपर है कौन सा, सीआर। सीआर देख लेते हैं। सीआर करते हुए क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देना है। अब ट्रेन चलानी है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब सीआर इसमें प्रेजेंट है। तो ये एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर गया, तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक और लास्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो ये क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे ये क्या है, लोन पेयर है। तो ये देखते हैं एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक का पहला पेपर, देखो हर बार बिल्कुल बेसिक स्टेप से जाना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं। पहला पेपर क्या है, 4n+2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, और लोन पेयर कितने देगा, याद करो मैंने क्या बताया था, लोन पेयर कितने देगा,
दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसने एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया और दूसरा पेपर है सीआर। अब सीआर देख लेते हैं। देखो इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम करना है। क्या करना है, लोन पेयर आ गया। देखो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर मतलब कुछ अलग सी स्पीशी हो, अलग सा हो, तो उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब सी आर भी प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम सुनते ही पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री में कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो पूरी केमिस्ट्री में तीन ही टाइप के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। पहले कार्बोकटायंस, दूसरे फ्री रेडिकल्स और तीसरे एल्कीन्स। कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, यही तीन टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने बात की कि कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, यही तीन टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। पर देखो अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे कार्बोकटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें भी, इन तीनों में भी कोई एक कंडीशन होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी तभी इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट है, देखो कि इन तीन टाइप के कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए sp3 कार्बन से एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। कि sp3 कार्बन से कम से कम मिनिमम बोल लो, कम से कम बोल लो, एटलीस्ट बोल लो, एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए किससे अटैच, sp3 कार्बन से। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी आगे एग्जांपल करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। देखो आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से उसके अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, उस कंपाउंड में आपको ढूंढना है उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर। ठीक है, उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर, ये भी आगे अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक्टिव सेंटर से जो अगला कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, अल्फा से जो अगला कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन, बीटा से अगर आगे कोई है वो होगा गामा, फिर आगे ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें समझ में आ गया, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, अब इनमें चेक करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, या तो कार्बोकटायन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। तो फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाला है एल्डिहाइड, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो सकती। सेकंड है एल्कोहल, इसमें भी नहीं हो सकती। थर्ड है क्या है, एल्कीन, तो इसमें हो सकती है। ठीक है, ये है कार्बोकटायन, तो इसमें भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये है कार्बो अनायन, इसमें भी नहीं हो सकती। ये है फ्री रेडिकल, मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट टेस्ट में ये वाले तीन पास हो गए। अब सेकंड टेस्ट क्या है कि ऐसे एल्कीन या ऐसे कार्बोकटायन या ऐसे फ्री रेडिकल जिनमें sp3 कार्बन से एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन में हमें पकड़ना है एक्टिव सेंटर। अब इसमें देखो एक्टिव सेंटर कौन सा है, ये है डबल बॉन्ड, तो एक्टिव सेंटर इसका हो गया ये वाला। सिंपल है। इसमें देखो एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, जहां पे कार्बोकटायन बन रहा है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, और इसका एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, ये जहां पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर। ठीक है, अब एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, इसमें एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें ये वाला अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अगली बात क्या थी कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन।
अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? अब देखो sp3 कार्बन देखना है, ठीक है, sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है। ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है। ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इतना क्लियर है? बिल्कुल बेसिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के लिए सिंपल याद रखना है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर दी स्टेबिलिटी, बस खत्म। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हमारे मन में लालच आएगा कि डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, जिसमें ज्यादा हुए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहीं हम अपना क्वेश्चन गलत करवा के आ जाएंगे। हमें हर बार हाइपर कॉन्जुगेशन के हर क्वेश्चन में बेसिक स्टेप से चलना है। यहां पे तो मैंने कार्बोकटायन बनाया, पर यहां पे कार्ब अनायन लिख देता और आप भाग के क्या गिनते? अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 टाइप के कंपाउंड में होती है, कार्बोकटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल्स। तो ये कार्बोकटायन है, मतलब पहली रिक्वायरमेंट पूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन से अटैच। तो तीनों में वो भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में प्रेजेंट है। अब हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। इसमें कितने? 6। इसमें कितने? 9। तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखना है? बेसिक स्टेप, हाइपर कॉन्जुगेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो एल्कीन है, तो हाँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी है। और सेकंड रिक्वायरमेंट मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड? sp3 कार्बन से। तो ये सारे कार्बन है sp3, और ये रेड वाले जो टिक कर दिए ये हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब हम काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 3, ठीक है। ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो एक्टिव सेंटर से नेक्स्ट कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। इसमें कितने हैं? 3 + 3, तो इसमें 6 है। इसमें कितने? ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो ये 3, ये 3, ये 3, इसमें है 9। तो इसमें 9 है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सिंपल है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और ये किसमें होता है? एल्कीन्स में। आपको याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एल्कीन की स्टेबिलिटी के। और अभी अभी हमने किया था हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हुए कि स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल क्या होता है, 2 एल्कीन दे देंगे आपको कि बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। अब देखो इसका एक्टिव सेंटर क्या है? ये है। एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और कितने हैं इसमें? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें चेक करते हैं इसका एक्टिव सेंटर क्या है? ये है। एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कम है, मतलब ये ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को भी पढ़ लिया, हमने रेजोनेंस को भी पढ़ लिया, हमने एरोमेटिसिटी को भी पढ़ लिया, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को भी पढ़ लिया। पर अब यहां पे दिक्कत एक है कि मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज करें, है ना। क्वेश्चन में लिखा थोड़ी हुआ होगा कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है भाई रेजोनेंस लगा दो, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इसमें ये लगा दो। तो आपको पता कैसे चलेगा? आप स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? ए आर रहमान को हाय बोलना है। ए आर रहमान को हाय बोलना है। मतलब देखो
ए से क्या है एरोमेटिसिटी, आर से क्या है रेजोनेंस, एच से क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, आई से क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी अब क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो सबसे पहले आपको ये ट्रिक लगानी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वो आपको पता लग जाएगा आइडिया। ठीक है, अभी तक क्या था, हम जैसे इंडक्टिव इफेक्ट करके सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ही क्वेश्चन कर रहे थे, रेजोनेंस करके रेजोनेंस के ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, पर अब हम इनके सबके मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमने एरोमेटिक में पढ़ा था ना, कैसे देखते हैं एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें क्या हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस कैसे, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है। अब अपनी ट्रिक के हिसाब से देख लो, देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रेजोनेंस, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। देखो इसमें देखो चेक करो, इसमें क्या हो रही है, देखो एरोमेटिक तो है नहीं, है एरोमेटिक तो है नहीं, देखने से ही पता लग रहा है। फिर क्या है, रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें है रेजोनेंस। अब इसमें देखो ना ये एरोमेटिक है ना इसमें रेजोनेंस हो रही है, तो अगला क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होती है, एल्कीन में, कार्बोकटायन में और फ्री रेडिकल में। और चेक कैसे करना है, देखो इसका एक्टिव सेंटर ढूंढो। एक्टिव सेंटर क्या है, जिसपे चार्ज है, ये चार्ज है। ठीक है, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को जब कंपेयर करते हैं तो अपनी ट्रिक में क्या है, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल है। सिंपल है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो बिल्कुल बेसिक रूल से चलना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई एरोमेटिक तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी एरोमेटिक नहीं नजर आ रहा। फिर है कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रही, तो देख लो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, या एल्कीन या कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, और ये दोनों है फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल हैं तो इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने बोला है हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की। देखो इसका ये वाला एक्टिव सेंटर, इसका ये वाला एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको देखते हैं, ये है एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास आप देख पा रहे हो कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इसमें सिंपली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा सिर्फ। अब देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन जीता, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये हो गया ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन है। तो देखो इसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप, इसमें 1 फिनाइल ग्रुप। और एक बात क्लियरली तो देखने से ही पता लग रही है, जो आप देखते ही बता दोगे कि तीनों में रेजोनेंस तो हो रही है। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करें, देखो चार्ज एक तरीके का दुख होता है, चार्ज एक तरीके का दुख होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब ये यहां पे एक जगह पे पड़ा रहेगा तो ये दुख इसका कम नहीं होगा, पर इसको, इस दुख को यानी इस चार्ज को अगर घूमने की जगह मिल जाए, है ना, घूमने की मतलब रेजोनेंस की जगह मिल जाए, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़ा सुखी हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा इसको चार्ज को घूमने की जगह मिलेगी उतना ये खुश हो जाएगा। अब इसमें देखो इसको घूमने के लिए मतलब रेजोनेंस के लिए सिर्फ एक पार्क मिल रहा है घूमने के लिए, और इसमें रेजोनेंस के लिए मतलब घूमने के लिए 2 पार्क मिल रहे हैं, और इसमें 3 पार्क मिल रहे हैं। तो इसमें 3 पार्क तो इसके मजे हो गए, मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल और इसमें सबसे कम स्टेबल। क्लियर है।